चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज कैपेसिटेंस। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा कि जब कभी भी कोई चार्ज एक रेस्ट पे होता है तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, एंड उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसका यूटिलाइजेशन करना, राइट। तो कैपेसिटर एक ऐसा ही डिवाइस है जहां पे हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इससे पहले कि मैं कैपेसिटर के बारे में और डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़ा, जहां पे उन चार्जेस को हमने रेस्ट पे रखा था। सिमिलरली यहाँ पे भी ये उसी का आप मान लीजिए सीक्वेंस पार्ट है, यहाँ पे हम उसकी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो कैपेसिटेंस नाम अपने आप में खुद ये बताता है, यानी कि समथिंग विच इज एसोसिएटेड टू कैपेसिटी, है ना, यानी कि कैपेसिटी की बातचीत हो रही है, ठीक। हर कंडक्टर के पास, चाहे इस शेप का कंडक्टर हो, चाहे इस पेन के शेप का कंडक्टर हो, किसी भी शेप के कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, ठीक। उसी तरीके से हमारे किसी भी कंडक्टर के पास भी चार्ज स्टोर करने की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल राइजेस। जब कभी भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो उसका पोटेंशियल राइज होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये कंडक्टर है, आपने इसको Q चार्ज दिया तो आप जानते हो इसका पोटेंशियल होगा K इंटू क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। तो चार्ज बढ़ेगा तो पक्की बात है पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक। तो ध्यान रखें इस चीज को। इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक। ये आप अच्छी तरह जानते हो, गिवन टू द कंडक्टर, यानी कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है यानी कि चार्ज बढ़ रहा है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। व्हेन प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड देयर इज अ कांस्टेंट which is introduced here, and that constant is known as capacitance of the conductor। यानी कि this is the term which basically denotes the capacity of the conductor। Now capacitance can be understood as the ratio of charge is to potential, ठीक। जैसे हम लोगों के लिए ओम्स लॉ हुआ करता था, that is V is equals to IR या R equals to V by I। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इट इज अगेन द रेशियो ऑफ Q इज टू V, ठीक है। ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं होता, देखो मैं आपको कंपेयर कराता हूँ। ओम्स लॉ में आपने क्या सीखा, R इज इक्वल टू V बाय I। याद करो, रेजिस्टेंस वाज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टर, ठीक। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V? वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट होगा। R इज नॉट proportional to V। In fact, R is proportional, inversely proportional to 1 upon I बोलूं, ये भी गलत स्टेटमेंट होगा। Similarly, never conclude from this and this formula that I am going to talk like C is directly proportional to Q and C is inversely proportional to V। These statements are very, very false. Never ever talk about them in such way, in proportionality। The reason is the ratio is equivalent to C. The ratio is equivalent to R here, ठीक है। In general, the value of C depends on something else, which we will figure out in few minutes, in fact, ठीक है, in the end of this lecture itself। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये C जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का आखिर मीनिंग क्या है। What is the meaning of this constant C? C means capacitance। आप देख सकते हो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्ट पर यूनिट वोल्टेज, यानी कि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी और वोल्टेज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स कैपेसिटेंस itself will be a scalar quantity, hence a bullet point and a very important point is capacitance is a scalar quantity। Unit of capacitance can be easily figured out from this particular formula, which is coulomb per volt। In fact, you can also call it farad, which is a very common unit of capacitance। Now let's come upon the dimensions of the capacitance, as they are very, very important, because many people they are like not getting how this dimensions came, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, सोच के देखो, C इज इक्वल टू Q बाय V हमारे पास फॉर्मूला है। फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो दैट V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम आई कैन राइट डाउन दिस एज Q स्क्वायर बाय वर्क डन, ठीक। वेयर आई ऑल्सो नो दैट I इज इक्वल टू Q बाय T, है ना। Then Q can be written as ampere into second, hence ampere into second का whole square upon work done is basically what, kg into meter square upon second square, यानी कि second square ऊपर चला जाएगा, ठीक। Hence the dimensions can be written as, ध्यान से देखना, work done की यूनिट क्या होती है, kg into meter square upon second square। तो डायमेंशन की वैल्यू क्या होगी, m-1 l-2 a 2
एंड T4। ध्यान से देखो, यहाँ -1 आएगा, जस्ट करेक्टेड, ठीक है। A2, दिस विल बी द डायमेंशन एंड दिस इज हाउ वी गॉट द डायमेंशन। तो ये फ्लो आपको आना चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा डिराइव किया है आप लोगों के लिए, ठीक। अब एक खास बात और है, उसको समझाने के लिए, बिफोर आई गो टू द definition of condenser or capacitor, I just explain you what is the need of capacitor in our daily life. Let me just brief you what is the need of capacitor in our daily life. ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज किसी बिल्डिंग में हमारे आग लगी, ठीक। अब बिल्डिंग कॉट फायर, ठीक। आप सभी को याद है किस तरीके से सिचुएशन रही थी सूरत, राइट। तो ऐसी कोई सिचुएशन मान के चलें, बिल्डिंग गॉट फायर। अब विल इट बी अ बेटर सॉल्यूशन कि हम लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करें, ठीक। एंड फायर ब्रिगेड के पाइप से आप जो है 1000 लीटर वाटर जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल करें, और इट विल बी अ बेटर सॉल्यूशन कि मैं 1000 पीपल, इफ आई कॉल 50 people who have a bucket of 20 liter water and they together throw water on the building, ठीक। तो which will be a better solution and more effective solution, ठीक है। पाइप से होता क्या है, पर्टिकुलर एक इलाके में पहले जाता है एंड देन फिर उसको मोड़ना पड़ता है, देन सेकंड इलाके में जाता है एंड थर्ड, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। बट अगर मेरे पास खूब सारा पानी छोटी छोटी बाल्टियों में भरा हुआ है, 20-20 लीटर, एक एक बंदे को थमा दिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी 50 लोगों को कि एक साथ पानी फेंकना, पूरी आग एक बार में बुझा दें, ऐसे, तो इट विल बी अ बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैपेसिटर भी बिल्कुल उसी फंक्शन पे बिलीव करता है। वो अपनी एनर्जी जो है छोटे छोटे काफी हिस्सों में बांट के और फिर एकदम से सारी एनर्जी को झोंक देता है, सो दैट कि आपका डिवाइस जबरदस्त तरीके से एकदम वर्क करे। बट हाँ, जैसे ही वो वर्क करता है फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है ना, वो थक जाता है एंड अगेन इट नीड्स टाइम फॉर सर्टेन चार्जिंग, जैसे हमारा फोन चार्ज होता है सिमिलरली, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो कैपेसिटर का भी वही फंडा है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कई बार आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो हमारे सीलिंग फैंस होते हैं, है ना, सीलिंग फैंस जो होते हैं हमारे, ठीक, इनमें भी यहाँ पे कैपेसिटर होता है टॉप पे, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्विच ऑन करते हो, ठीक, तो ये पंखा नहीं घूमता, ठीक, फिर आपको यहाँ पे डंडा मार के उसको यूं घुमाना पड़ता है एंड देन इट अगेन स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, ठीक है। तो अ टाइम कम्स व्हेन यू हैव टू हिट विद अ डंडा एंड देन इट स्टार्ट रोटेटिंग। यानी कि पंखे में फॉल्ट नहीं था, बट पंखा स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, ये दिक्कत आ रही थी, ठीक। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो आपको बोलता है कि यार इस कंडेंसर को या कैपेसिटर को रिप्लेस करके नया ले आओ, ये खराब हो गया है। ये सिचुएशन आपको अब शायद पता हो। एक सिचुएशन और बताता हूँ आपको। हमारे पास जो DSLR कैमराज होते हैं, उन DSLR कैमराज के अंदर हमारे पास फ्लैश होता है ना। तो उस फ्लैश के अंदर भी आपने नोटिस किया होगा हमारे पास पीछे की तरफ से 2 सेल्स होते हैं, इस तरीके के हम लोग इंसर्ट करते हैं जो, ठीक। ये 2 सेल्स होते हैं, पेंसिल सेल जो इंसर्ट किए जाते हैं। एंड आपने देखा होगा यहाँ पे एक लाइट ऑन रहती है, यहाँ पे अगर ये रेड लाइट ग्लो कर रही है, इसका मतलब चार्जिंग प्रोसेस चालू है, चार्जिंग चल रही है। अगर यही लाइट ग्रीन होती है तो इससे हमें ये समझ में आता है कि चार्ज कंप्लीट हो गया है, चार्जिंग एंड इट इज कंप्लीटली चार्ज एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंडिकेशन होती है, ये इंडिकेशन होती है कैपेसिटर की, यानी कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, अब आप इसको यूज कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे जो फिलामेंट हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत ही शानदार फिलामेंट होता है, मतलब फ्लैश एक ऐसी चीज है जो रात के टाइम में भी डे वाला इफेक्ट लेके आ जाता है। तो आप कुछ सोचो कि सन के जैसी इंटेंस लाइट ये प्रोड्यूस कर पाता होगा, तभी ये कैपेबिलिटी उसमें है। तो इसको ग्लो करने के लिए खूब सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती होगी, जो कि इम्पॉसिबल है 2 पेंसिल सेल्स के थ्रू दे पाना। मान लेता हूँ कि इन दोनों पेंसिल सेल से इसको 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट मिल जाता होगा, ठीक है। बट अंदर मौजूद जो कैपेसिटर्स होते हैं इसके अंदर काफी सारे, ठीक। इन कैपेसिटर्स का रोल क्या होता है, ये खुद भी कितने भी वोल्टेज के हो सकते हैं, लेट दे बी 10 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। ये इस तरीके के कैपेसिटर्स हैं। ये क्या करते हैं, पहले बैटरी के थ्रू अपने आप को चार्ज करते हैं, ठीक। चार्ज होने के बाद जब इसको फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो these 30 volts together with this 40 volts they supply to the filament instantaneously। और जब देते हैं तो 40 वोल्ट पे बल्ब इतना तेज ग्लो करता है कि सामने वाला एकदम चमक जाता है, यानी कि वट एवर बी द स्किन टोन यू विल ऑलवेज बी अपियरिंग फेयरर, ब्यूटी मोड के बिना, है ना। तो ये कैपेसिटी और ये कैपेबिलिटी मैं कहूँगा सिर्फ कैपेसिटर के पास है कि वो एनर्जी को स्टोर करके आपसे 3 गुना काम करवा सकता है कभी भी, है ना। अब आप सोचो 10 वोल्ट की बैटरी से आपने सीधे 40 वोल्ट प्रोड्यूस कर लिया, ये कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के पास। तो ये खासियत है कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये पंखे वाला एग्जांपल, ये फ्लैश वाला एग्जांपल और
ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। कैपेसिटर आपको ग्राफिक कार्ड्स में देखने को मिलेगा, आपको अपने मोबाइल के मदरबोर्ड पे देखने को मिलेगा, आपको अपने क्या कहते हैं पीसी के अंदर भी देखने को मिलेगा, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर सीपीयू में आप देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी जगहों पे आपको कैपेसिटर देखने को मिलता है। ठीक, बेसिकली लॉजिक क्या है कैपेसिटर का, मैं आपको और अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मेट में बताऊं तो सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया था कि कभी भी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसके सरफेस पे होता है, ये ऐसे, तो ये उसकी सरफेस पे होता है। ठीक है, अब अगर सरफेस पे होता है तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जाएंगी कंडक्टर के। ठीक है, तो वो यूं जा रही हैं, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं, है ना। सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं जा रही हैं चारों तरफ। ठीक है, सरफेस से स्टार्ट हो रही हैं एंड दे आर टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। फील्ड लाइन सरफेस से जा रही हैं एंड दे आर टर्मिनेटिंग एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जा रही हैं, लगातार चल रही हैं, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है, कुछ न कुछ चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर है, इस चार्ज के कारण इसका कुछ न कुछ पोटेंशियल है। पोटेंशियल है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एनर्जी इस सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक स्कैटर्ड है। ठीक है, तो एनर्जी इज स्कैटर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने आपको सिखाया। अब कैपेसिटर ये कहता है कि यार इस एनर्जी को आप बर्बाद कर रहे हो, है ना, ये एनर्जी इनफिनाइट तक जा रही है, इनफिनाइट नॉट डिफाइंड है, एंड आप उस एनर्जी का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इन ऑर्डर टू यूज दैट पर्टिकुलर एनर्जी we need to confine this energy to a certain region where we can also reach and approach, and that region must be in our approach also. Infinite तो हमारे लिए approachable है ही नहीं, it is a non defined thing. ठीक है, तो it is just taken for the reference, है ना। तो कैपेसिटर का ये कहना है कि यार कन्फाइंड होनी चाहिए एनर्जी, जिससे कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम। अब इसमें एनर्जी तो है, बट ये एनर्जी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, तो हमारे लिए यूजेबल ही नहीं है। तो इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो कैपेसिटर हमें यही जो है फील देता है, तो हमें इसी पे काम करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट कैपेसिटर उर्फ कंडेंसर। ठीक है, पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मे बी अकोमोडेटेड। अभी नोट मत करना, बिकॉज इसको लिखने से पहले वी हैव टू प्रैक्टिकली सेंस इट, है ना, थोड़ा समझना। पेयर ऑफ कंडक्टर ऑफ अपोजिटली चार्जेस ऑन विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मे बी अकोमोडेटेड इज नोन एज condenser or capacitor. It is based on the principle that capacitance can be increased by reducing potential and keeping the charge constant. वो तो आपने यही देख लिया इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि आपको साफ पता चल रहा है C is inversely proportional to V, है ना। तो अगर वो आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब वही हुआ कि अगर मैं पोटेंशियल को घटा दूंगा, है ना, C is equals to Q by V है, तो आई वेरी वेल नो C is inversely proportional to V. C is inversely proportional to V. यानी कि if V decreases, C will increase. If V decreases, C will increase. इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल तैयार किया है, मैं समझाता हूँ आपको। कैपेसिटेंस की कहानी समझो और सुनो। क्या होता है, जैसे ये कंडक्टर की मैं बात कर रहा था ना, इसी कंडक्टर की मैं बात करता हूँ। अगर इस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज बढ़ाया, है ना, अगर इस कंडक्टर के ऊपर मैंने चार्ज बढ़ाया तो कोई आपत्ति नहीं है, चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज के बढ़ने से V बढ़ेगा, V के बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, आपके मीडियम को आयोनाइज करेगा, है ना। अगर मीडियम को आयोनाइज करेगा तो डेफिनेटली मीडियम के अंदर डाइपोल्स बनने लगेंगे, डाइपोल फॉर्मेशन होगा, है ना, ये भी होगा। इनफैक्ट और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो टर्म्स अभी तक आपने नहीं पढ़ी, वो भी बहुत फिनोमेना होगा, बट मैं वहां नहीं लिखना चाहता, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो मान के चलो वट एवर चार्ज इज देयर, अगर मैं इस चार्ज को बढ़ाता हूँ, प्लस हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हो, तो होगा क्या, एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, मीडियम को आयनाइज करेगा। अब जब ये चीज बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, तो क्या होता है, चार्ज स्टार्ट्स लीकिंग फ्रॉम कंडक्टर। चार्ज क्या करता है, स्टार्ट लीकिंग फ्रॉम कंडक्टर, है ना, और इस लीकिंग के कारण चार्ज घटता है एंड हेंस पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस। ये आपको पास का जो मीडियम है, ये जो मीडियम जिसमें आपने इस बॉडी को रखा है, वो मीडियम आयनाइज हो जाता है, एंड मीडियम के आयनाइज होने के कारण जो बॉडी पे रखा चार्ज है वो डिस्चार्ज होने लगता है, यानी कि लीक होने लगता है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आप चलते चलते जा रहे हो, किसी से टच हुए, तुरंत स्पार्क आ गया नाखून में, तो आपको
ऐसा लगता हो कि यार कोई चार्ज जंप कर गया, तो अगर कोई चार्ज जंप करता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली जो है वहां पे स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं चार्ज का लीक होना। जैसे आप टीवी के सरफेस पे जाओगे, अपना हाथ पास रखोगे तो वहां पे स्पार्क होता है, स्पार्कलिंग साउंड आती है हाथ पे, नाखून पे, तो इसका मतलब वो चार्ज जंप कर गया, चार्ज लीक कर गया टीवी की सरफेस। तो अगर चार्ज बढ़ जाता है किसी भी सरफेस पे तो वो वहां से कूदना चाहता है, इट जस्ट नीड्स द मीडियम एंड यू बिकम द मीडियम, ठीक है। तो वो सिचुएशन यहाँ जैसी होती है तो वो चार्ज जंप मारते कम हो गया बॉडी पे, हेंस पोटेंशियल ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ज्यादा देना भी दिक्कत वाला काम है, अपने आप ही नीचे उतर आता है चार्ज, है ना। तो इसीलिए एक ऐसी सिचुएशन लानी पड़ती है जहाँ पे चार्ज स्टेबल हो, ठीक। अब आते हैं कि कैपेसिटर कैसे बनता है, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। उसके लिए मुझे सबसे पहले ही समझना पड़ेगा हाउ टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, है ना। सबसे पहले मुझे बात करनी होगी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर कुछ इस तरीके का होता है, इसकी रेडियस r है, चार्ज q है। आप अच्छी तरह जानते हो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KQ/R होती है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास Q/V है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q/R। तो Q तो Q की जगह लिख दिया, इसको 1/4πε0 लिखा, इंटू Q/R लिखा, Q से Q कैंसिल हुआ, तो आप देखोगे C की वैल्यू 4πε0 इंटू R आएगी, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इफ रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर increases. Also, if medium is changed, then also capacitance will be Cm equals to 4 pi epsilon m into R, है ना, and it is equals to 4 pi epsilon naught into epsilon r into r. Now आप ध्यान से जानते हो ये epsilon r जो है इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो Cm will be k times of C, यानी कि इसके k times of C, और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो epsilon r times of C, यानी कि कैपेसिटेंस विल इंक्रीज व्हेन मीडियम इज चेंज्ड, ठीक है। तो कैपेसिटेंस बदल जाता है मीडियम के बदल जाने से। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है, एप्सिलॉन आर मीडियम के आ जाने के कारण होता है। तो कैपेसिटेंस वेरी कर जाता है ना, अगर आप मीडियम को डाल देते हो तो। एंड द रीजन इज आयनाइजेशन, आप अच्छी तरह जानते हो, ठीक। तो ये तो हुई बात एक चार्ज्ड कंडक्टर के कैपेसिटेंस, है ना। अब कहानी पे आते हैं, जो मेन मुद्दा था हमारा उस पे आते हैं। अगर कोई भी कैपेसिटर है उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, और इस तरीके से हमने उसको स्पेस में रख दिया, ठीक। अब अगर आप इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के सामने एक न्यूट्रल स्फीयर रखोगे, एक न्यूट्रल स्फीयर अगर यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, आप खुद ही बताइए क्या होगा, बताइए। डेफिनेटली इंडक्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, इंडक्शन होना चाहिए। इंडक्शन होने के कारण यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा एंड इस तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, ठीक। अब सोच के देखना, शुरुआत में यहाँ पे कोई ना कोई क्यू इनिशियल चार्ज था। क्यू इनिशियल चार्ज होने के कारण यहाँ पे कोई ना कोई वी इनिशियल पोटेंशियल रहा होगा, के क्यू इनिशियल अपॉन आर टाइप्स, वेयर आर इज द रेडियस। इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना होगा वी माइनस। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल बना होगा वी प्लस। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल यानी कि वी नेट विल फॉल और डिक्रीज, ठीक है। वी नेट विल फॉल और डिक्रीज विच विल अलाउ मोर चार्ज टू अकोमोडेट। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नेगेटिव चार्जेस की प्रेजेंस के कारण, तो पक्की बात है अब आप उस पोटेंशियल को वहां तक लाने के लिए और पानी डाल सकते हो अंदर, या और चार्ज डाल सकते हो। आप इसको ऐसे सोचो, आपके पास एक बाल्टी है, ठीक, बाल्टी में नल से पानी आ रहा है, बाल्टी फुल हो गई है, तो हम क्या कर देते हैं, बाल्टी के नीचे एक छेद कर देते हैं जिससे पानी जा सकता है। तो आप बाल्टी में और पानी डाल, इसका मतलब ये हो, ठीक है, तो बाल्टी में और पानी जा सकता है, तो बाल्टी की कैपेसिटी बढ़ रही है पानी को स्टोर करने की, इसका मतलब ये हो, जो कि अजीब सी बात, ठीक है। तो कुछ वैसे ही बोला जा रहा है यहाँ पे भी, है ना। तो जब सामने की तरफ एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाता है, तो क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे मान लो इसकी अभी 10 वोल्ट्स है पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज रखी जिसके कारण -2 वोल्ट पोटेंशियल आया है, तो इसका नया 10 - 2 यानी कि 8 पोटेंशियल हो जाएगा। तो यानी कि पहले से 10 से 8 हो गया ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब अगर मुझे 8 से वापस 10 लेके जाना है तो मुझे इसको और चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे बोला जाता है कि इसकी कैपेसिटेंस तो बढ़ गई भाई, क्योंकि आप और चार्ज दे सकते हो उसको अब, ठीक। इस तरीके से जो है आगे बढ़ते हैं।
अब उन्होंने क्या कहा एक्सपेरिमेंट के अंदर, और एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो एक्सपेरिमेंट में ये बोला गया कि अगर नेगेटिव चार्ज से इतना फायदा हो रहा है तो आप बॉडी न्यूट्रल लेते ही क्यों हो सामने, आप उस बॉडी को क्या कर दो, नेगेटिव ले लो। तो अगर हम बॉडी को नेगेटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ना, और अगर इसी के सामने हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी रख देते हैं तो फायदा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल में ज्यादा ड्रॉप आएगा, है ना। देखो सबसे पहले लॉजिक क्या है, कोई भी कंडक्टर लो, जैसे ये लिया, इसको फुल चार्ज दे दो, इतना चार्ज दे दो कि इसके पास कैपेसिटी हो ही ना इससे ज्यादा चार्ज स्टोर करने की, वो चार्ज इसका होगा हमेशा QI, ठीक। ये इसका मैक्स चार्ज है जो इसके पास एलोकेट हो सकता है, ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी, ठीक है, ये मैक्स चार्ज है। अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और चार्ज, ऐसा है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसके सामने एक कंडक्टर ला के रख दिया जो कि कैसा है, नेगेटिव है, ठीक। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल जो भी था उसमें इस नेगेटिव का जैसे ही कुछ सब्ट्रैक्शन होगा तो ओवरऑल पोटेंशियल घट जाएगा, घटने से अब इसके पास और कैपेसिटी आ जाएगी कि ये और चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि हमेशा दो कंडक्टर जिनमें अपोजिट नेचर का चार्ज हो, दे ऑलवेज दिस पेयर ऑलवेज performs as a condenser, ठीक है। तो this is the logic why this definition is always written. Now you can write this definition. Pair of conductor of opposite charges on which sufficient quantity of charge may be accumulated is known as condenser. It is basically based on the principle that capacitance can be increased by reducing potential and keeping the charge constant. इस चार्ज को कहीं जाने नहीं देना है, चार्ज कांस्टेंट रखना है, बट पोटेंशियल रिड्यूस करने से you will be able to give this conductor more charge. ये इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक, नोट कर लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। अब ध्यान से देखो, पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी की तरफ फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाएंगी, आप लोगों ने सीख रखा है ऑलरेडी, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ से जो फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ यूं जाएंगी, है ना, यूं 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 यूं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ से जो फील्ड लाइंस होगी यूं जाएंगी, यहाँ से फील्ड लाइंस यूं जाएंगी, ठीक। तो अब आप बस ये सोचो, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बनने वाली जो एनर्जी है वो कन्फाइन हो गई। तो कैपेसिटर के अंदर यही चीज देखने को मिलती है कि एनर्जी कन्फाइन हो जाती है। बट अभी भी एक चीज बहुत बुरी लग रही है, वो ये है कि यहाँ वाली एनर्जी लॉस हो रही है, यहाँ वाली एनर्जी लॉस हो रही है, बिकॉज ये एनर्जी कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट पे अभी भी। तो पूरे तरीके से कन्फाइन नहीं हो पाई, कुछ कुछ हुई बट पूरे तरीके से कन्फाइन नहीं हो पाई। इसी के चलते हम लोग क्या लेके आए, PPC, यानी कि सेटअप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम क्या लेके आए, सेटअप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, PPC, जिसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि आप क्या करो, प्लेट्स ले लो, दो पैरेलल प्लेट ऐसे, है ना, एंड इन दोनों के ऊपर चार्ज दे दो, एक पे +Q एक पे माइनस, ठीक। अब होगा क्या, ये प्लेट का आउटर हिस्सा है, दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर, ठीक। अब होता क्या है, अपोजिट चार्ज दोनों प्लेट्स को देने से, है ना, दोनों का जो चार्ज है वो इनर सरफेस पे आ जाता है, पूरा पूरा चार्ज ऐसे ऐसे, क्योंकि इंडक्शन हो रहा है ना, तो पूरा पूरा चार्ज अंदर की सरफेस पे आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाता है, यूं ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन जाता है इस तरीके से। अब यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक कन्फाइंड एनर्जी। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस केस में आपको जो एनर्जी मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ कन्फाइंड, है ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ कन्फाइंड। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यही खास बात होती है कैपेसिटर, ठीक, जिसकी वजह से हम लोग कैपेसिटर के सेटअप को जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का आखिर क्या इस्तेमाल किया जाएगा उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैपेसिटर, इसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्या आप बता सकते हैं, कोई भी जना सोच के देखिए। अगर मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर सेटअप बना के दूं, मान लो यहाँ पे सिग्मा, प्लस का सिग्मा एंड यहाँ पे माइनस का सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं आपको ये बोल दूं और पूछूं यहाँ पे बताओ इस रीजन में P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, तो क्या जवाब होगा आपका, सोच के बताइए। आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको एक सवाल दिया था कि P पॉइंट पे जो फील्ड होगा
वो क्या होगा? सोचिए, बताइए। गॉस लॉ से हम लोगों ने इसके फील्ड का प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी पीछे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस सिग्मा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस सिग्मा, एंड दोनों के कारण ये जो फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। हैंस द नेट फील्ड विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आप अच्छी तरह जानते हो सिग्मा यहाँ पे जो है इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड हैंस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। ठीक, now we basically know that C is equals to Q by V, where V is potential difference, आप अच्छी तरह जानते हो। अब अगर इन दोनों के बीच का जो गैप है प्लेट्स के बीच का वो अगर D है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो जो डेल्टा V यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पक्की बात है E इंटू डी होगा, एंड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Q अपॉन E इंटू डी। ठीक, अब Q की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, सिग्मा इंटू ए अपॉन E की वैल्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये रिलेशन आ गया हमारे पास एक कैपेसिटेंस का। ठीक, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना हो तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में आपको खास बात ये दिखेगी कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको दिखेगा कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, यानी कि डी पे डिपेंड करता है। सेकंड डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में हवा की जगह अगर कोई मटेरियल फिल कर दूं यहाँ पे, है ना, अगर कोई मटेरियल फिल कर दूं जिसका एप्सिलॉन एम मान लो एप्सिलॉन परमिटिविटी, तो सी एम विल बी एप्सिलॉन एम इंटू ए अपॉन डी, ऐसे कहलाएगा। अगर कंपेयर करना हो कि पुराने वाले फॉर्मूले से कितना गुना हो गया, तो एप्सिलॉन एम को हम एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिखते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी, हेंस आई कैन से कैपेसिटेंस विल इंक्रीज एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी। एप्सिलॉन आर को ही हम के भी बोलते हैं, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना। तो कहीं ना कहीं मीडियम के इंसर्ट करने से उसके के का मल्टीपल हो जाता है, यानी कि सी बढ़ जाता है। इसको आप समझ सकते हो यहाँ से। अगर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का फैक्टर देखूं तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो अगर आप डी बढ़ाते हो तो सी घट जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज एरिया। तो इफ यू इंक्रीज द एरिया सी विल इंक्रीज, क्रॉस सेक्शन एरिया सी इज प्रोपोर्शनल टू ए, ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब कुछ जैसे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मान लो हमने स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्लेट न लेते हुए एक डिस्क वाली प्लेट यहाँ पे ले ली, है ना, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो मैंने ले लिया स्मॉल ए, एंड आपसे पूछा बताओ व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सेटअप इफ वैक्यूम इज देयर इन बिटवीन दीज प्लेट। तो कैपेसिटेंस विल बी सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो दिस विल बी द कैपेसिटेंस इन दिस सिचुएशन। ठीक, इसी तरीके से डिस्क की जगह अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर प्लेट ले लूं, है ना, थोड़ी सी स्लांटेड लेनी पड़ेगी, स्क्वायर प्लेट ले लूं जिसकी साइड एल हो, है ना, और इनके बीच का सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ ए हो, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। तो ये इसका सी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हमें ये समझ में आ जाता है कि आखिर डायमेंशंस का क्या रोल है यहाँ पे। और अगर बाय चांस इसके अंदर वैक्यूम की जगह एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ भी मीडियम का एप्सिलॉन होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली ये ऐसा ही फॉर्मूला हो गया जैसे 10th में आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला था R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, यानी कि ये वो फॉर्मूला है जिसमें मैं कह सकता हूँ कि हाँ रेजिस्टेंस इन चीजों पर निर्भर करता है, बट आई कैन नेवर से कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन V एंड I, ये गलत होगा। इसी तरीके से कैपेसिटेंस का भी यही फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर कोई मुझसे पूछेगा Q बाई V के रेशियो पे तो हाँ, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इनवर्सली वो गलत होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, चैप्टर के अंदर एंटर होते हैं। ये तो था सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला वाला पार्ट। ठीक, अब ये समझते हैं कि आखिर कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो मैंने अभी फंडा आपको बताया था, कैपेसिटर को हम इस तरीके से शो करते हैं, दो पैरेलल डंडे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसीलिए इसको बोला जाता है कि इनमें दो पैरेलल डंडे हम इस तरीके से बनाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी,
एंड दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट। C इसकी कैपेसिटेंस है, ये V नॉट इस बैटरी का वोल्टेज हमें इनिशियली दे रखा है। अब कैपेसिटर की प्लेट्स पे शुरुआत पे 0 चार्ज था, बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज देगा कैपेसिटर को, एंड कैपेसिटर पे धीरे 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 चार्ज बढ़ता जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस होगा एंड एक वक्त आएगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। तो आपको वही बताना है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सोचिए देखिए क्या होता है, कैपेसिटर को अलग से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, समझ है ना। इनिशियली चार्ज 0 0 है, ठीक, और आप मान लीजिए इस टाइम पे स्विच ओपन रहा होगा। ठीक है, स्विच ओपन है, इनिशियली चार्ज दोनों प्लेट्स पे 0 0 कैपेसिटर, कुछ चार्ज गया DQ, है ना, तो यहाँ पे छोटा सा DQ चार्ज बन गया प्लस का, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली -DQ बन गया, यूं लौट आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इस चीज को इस चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सपोज यहाँ से DQ चार्ज गया, तो यहाँ पे DQ चार्ज आया इस जगह पे, ठीक है, प्लस DQ चार्ज आया। अब ये DQ चार्ज वापस से बैटरी के अंदर एंटर होगा ना, तो कैसे एंटर होगा, जब यहाँ से -DQ यहाँ आ जाए तो ये DQ यूं निकल के इसमें चला जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसा कह रहे हो कि हम यहाँ से चार्ज उठा के इस पे लेके आ रहे हैं, या फिर एक तरीका ये है समझने का कि जैसे ही आप समझते हो कि यहाँ पे DQ चार्ज बन गया तो यहाँ पे -DQ बनेगा, यानी -DQ तभी बन सकता है जब यहाँ पे से इस प्लेट से DQ निकल के बैटरी के अंदर वापस एंटर हो जाए। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि बैटरी में ये DQ इधर एंटर भी हो गया और यहाँ से ये DQ जो है इधर भी एंटर हो गया, तो पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ DQ आके एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से DQ जा रहा है, तो उतना ही चार्ज यहाँ पे नेगेटिव में इंड्यूस हो जा रहा है, ऐसा समझ लो, ये भी एक तरीका है समझने का। ठीक, तो ऐसे करते करते बीच में एक वक्त आएगा जब प्लेट पे कुछ Q चार्ज इकट्ठा हो गया होगा और यहाँ पे -Q चार्ज इकट्ठा हो गया, एंड कैपेसिटेंस C होने के वजह से यहाँ कुछ ना कुछ एक छोटा सा इंटरमीडिएट वोल्टेज भी बन चुका होगा, विच विल बी स्मॉल q बाय C। ये इंटरमीडिएट वोल्टेज है इस जगह का, है ना, ये इंटरमीडिएट वोल्टेज है इस जगह का। अब ऐसी सिचुएशन में जब कभी भी नया DQ चार्ज आप यहाँ पे लेके आओगे तो देयर विल बी अ वर्क डन, है ना। अब तुम ध्यान से एक चीज का यहाँ पे फील लो, वो ये है क्या V इज इक्वल टू Q बाई C। C एक फिक्स क्वांटिटी है, वो जो बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, बट Q कंटिन्यूसली बढ़ रहा है एंड V भी बढ़ रहा है, यानी कि दे बोथ आर वेरिएबल। अगर वेरिएबल्स हैं तो कैलकुलस लगेगा। कैलकुलस ही कहता है कि छोटे टाइम इंटरवल के लिए वर्क डन निकालोगे तो आप V को कांस्टेंट मान सकते हो, हेंस Q बाय C इंटू DQ, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V फॉर्मूला था, वो लगाया, इंटीग्रल किया। इनिशियली चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे 0 था, बाद में कैपिटल Q मान लेता हूँ, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, यहाँ पे आ जाएगा। लिमिट्स लगा दूंगा 0 से कैपिटल Q तक, तो जो वर्क डन यहाँ पे आएगा वो आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। हाँ ठीक, तो दिस इज द वर्क डन इन यू कैन से चार्जिंग द कैपेसिटर टू कैपिटल Q चार्ज। ये वर्क डन होता है अगर किसी भी कैपेसिटर को आप कैपिटल Q चार्ज तक फुल्ली चार्ज करना चाहते हो तो। और ऐसी सिचुएशन में ये कह सकता हूँ कि जो कैपिटल Q चार्ज है ये इसका मैक्स चार्ज है और ये फुल्ली चार्ज हो चुका है ना, वेयर Q इज मैक्स और फुल चार्ज, है ना, एंड Q की वैल्यू होती है C इंटू V नॉट, है ना। तो अगर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो W कैन बी रिटन एज हाफ इंटू C इंटू V नॉट स्क्वायर एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ इंटू Q इंटू V नॉट, ऐसे, ठीक है। तो ये फॉर्मुलाइज होते हैं। नाउ वॉट एवर वर्क यू हैव डन it is stored in the form of energy of the capacitor, so half into C V naught square, half into Q into V naught, and it is equals to Q square upon 2C, Q square upon 2C, ऐसे भी सोच सकते हो। ये हुई बात कैपेसिटर की एंड कैपेसिटर में मौजूद एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज डन बाय बैटरी एज वेल, सम वर्क इज डन बाय बैटरी एज वेल, है ना। वो क्या है समझना उस चीज को, देखो कैसे समझोगे आप, मैं समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप में। ये कैपेसिटर 0 चार्ज था, ये V नॉट, ठीक, ये एट T इक्वल्स टू 0 ये सिचुएशन थी। जब पूरा चार्ज हो गया, है ना, पूरा चार्ज हो गया तो यहाँ का वोल्टेज अगर V नॉट है तो यहाँ का वोल्टेज भी V नॉट होगा, एंड V नॉट तभी हो सकता है जब Q की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे -CV नॉट हो जाए, यानी कि इस प्लेट पे CV नॉट एंड इस प्लेट पे -CV नॉट। ये Q इज द मैक्सिमम चार्ज, कैपेसिटेंस C
इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V नॉट, इस पे भी V नॉट। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो सेम पोटेंशियल होने के बाद चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता, ये आपने पहले भी सीखा है। तो जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो दिस विल बी द सिचुएशन। अब इस सिचुएशन तक, यहाँ से यहाँ तक आने में किया होगा, क्या काम किया होगा वो देखते हैं। ध्यान से देखो, बैटरी ने जो चार्ज ट्रांसफर किया है कैपेसिटर की प्लेट पे, बैटरी मूव्ड CV नॉट चार्ज ऑन द प्लेट, है ना। बैटरी ने CV नॉट चार्ज वहां पे ट्रांसफर किया है। हेंस वर्क डन बाय बैटरी टू Q इंटू V, CV नॉट इंटू V नॉट, यानी कि CV नॉट स्क्वायर। इतना बैटरी ने वर्क डन किया है ना। यानी कि यहाँ से जब चार्ज निकलेगा CV नॉट, तभी तो उस वाली प्लेट पे CV नॉट आएगा। तो बैटरी ने CV नॉट चार्ज पहुंचाया है। एंड जब कभी भी बैटरी पॉजिटिव चार्ज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज टर्मिनल तक काम कर रही है, जो उसको करना चाहिए, आपने आज तक क्या सीखा? यही तो सीखा कि करंट जो है इस तरीके से फ्लो करता है। तो करंट जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराना बैटरी का धर्म है, बैटरी का काम है। तो बैटरी का वो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। बट अगर मैं बैटरी को उल्टा काम करने के लिए कहूँ, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लाने के लिए कहूँ, वर्क डन में लगाना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ तो सही काम कर रहा है, तो CV नॉट स्क्वायर होगा। नाउ इफ वी सी आउट ऑफ CV नॉट स्क्वायर, ओनली हाफ ऑफ CV नॉट स्क्वायर is stored in capacitor. Rest of half CV naught square is wasted in form of heat. Wasted in form of heat. ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखें, चाहे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हो, चाहे ये चैप्टर हो, हमेशा याद रखें कहीं ना कहीं हिडन, छुपे हुए रेजिस्टेंस, उन छुपे हुए रेजिस्टेंस के कारण कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो है आपकी जितनी भी टोटल एनर्जी है उसको चुरा लेती है। एंड चुराने के कारण जो है आप उतनी एफिशिएंसी से कभी काम नहीं कर सकते जितनी एफिशिएंसी से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का कंसेप्ट विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट एंड यू मस्ट फोकस ऑन इट।